કેમ છો મિત્રો? 21 જૂન વિશ્વ યોગ દિવસ એટલે એક દિવસ એવો કે આપણે યોગની સાધનાને વધારે ઉજાગર કરીએ. પણ 21 જૂન એટલે માત્ર એક દિવસ જ આપણે યોગ કરવો એ જરૂરી નથી. આપણી નિયમિત રૂપની એક આપણી રીત છે અને એક કાર્ય છે જે આપણે નિયમિત રૂપે રોજે રોજ કરવાનું હોય છે, જેનાથી આપણને શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે લાભ થાય છે. અને આના ઘણા બધા બીજા પણ ફાયદા છે કે જે આપણે લેવાના હોય છે. પણ કહેવાય ને કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે રોજબરોજની આ ભાગદોડભરી જિંદગીમાં આ વસ્તુ નથી અપનાવી શકતા, અને ક્યાંક ને ક્યાંક સમય અને સમજણના અભાવે આપણે આ વસ્તુ અપનાવી નથી શકતા. પણ હા, આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. આપણા ઋષિમુનિઓથી લઈને અત્યારે કહેવા જઈએ તો આપણા પ્રધાનમંત્રી અને બીજા ઉચ્ચ હોદ્દાના વ્યક્તિઓ યોગને સમર્થન આપે છે. તો આપણે જાણવું જોઈએ કે આનું મહત્ત્વ શું છે, અને ખરેખર આપણે આને અજમાવવું પણ જોઈએ અને અપનાવવું પણ જોઈએ. તો આવી જ એક વસ્તુ છે અને આવો જ એક વિષય સાથે આજે આપણે ફરી હાજર થયા છીએ કે યોગ અને એનું આપણા જીવનમાં મહત્ત્વ શું છે. તો ચાલો આપણે આજે એ જ ચર્ચા સાથે આગળ વધીએ. અને એ માટે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે શ્રીમતી પ્રેરણા ગુપ્તા કે જે આના વિશે આપણને વધુ માહિતી આપશે. हेलो प्रेरणा जी, कैसे हो? अभी ये जो अनलॉक का समय है जी, तो जैसे अभी था लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन का जो भी समय है और अभी अनलॉक चल रहा है, तो ये इसके बीच का जो आपका खुद का एक टाइम था वो कैसे स्पेंड हुआ? एक्चुअली मैंने जब ऑब्जर्वेशन किया तो मेरा तो कुछ काफ़ी एक्साइटमेंट और क्रिएटिव मेरा लॉकडाउन रहा. बट ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैंने ये देखा कि लोग काफ़ी डिप्रेस रहे लॉकडाउन के थ्रू, क्योंकि डिप्रेशन रहा, बिज़नेस की टेंशन्स रहीं, नौकरी की टेंशन्स रही, परिवार को कैसे संभालना है उसकी टेंशन्स रहीं. मतलब एक तरीके से ही समझ लीजिए कि आर्थिक स्थिति के साथ साथ लोगों ने अपनी मानसिक स्वास्थ्य को भी खोया, उसके साथ साथ फिज़िकल भी उसके काफ़ी असर देखने को मिले. तो जिसे कहेंगे एक डिप्रेसिव, एंजाइटी भरा और बहुत ही कठिन समय था ये लॉकडाउन हमारे लिए. अब रही मेरी बात के जैसे कि मैं ऑलरेडी योग क्षेत्र में हूँ और इसका मैंने बहुत ही भरपूर समय का यूटिलाइजेशन अपनी लाइफ में किया. मैंने पहले शायद समय के अभाव की वजह से मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत कम ध्यान दे पाती थी, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने अपने प्रैक्टिस को बढ़ाया, स्पेशली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, chanting, pranayam, meditation, these things also physically also. मैंने अपने वेट तो रिड्यूस किया ही और ऊपर से मैंने उसको शेप अप भी किया, जिसकी समय के अभाव की वजह से मैं अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी. तो जिसे बोलते हैं कि समय का भरपूर उपयोग मैंने इस लॉकडाउन में किया, और यही मेरा सभी लोग से सजेशन था. और घर पर भी मैं सेशंस लोगों के ले रही थी और उसमें मैं हमेशा बोलती थी कि अपने समय का यूटिलाइजेशन करो, जो आप नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ें क्रिएटिव करो, चाहे वो डांस हो, ड्राइंग हो, ड्रामा हो, एक्टिविटी हो, आप लिखने की बहुत से लोगों की इच्छा होती है, सिंगिंग होती है, उन सबको करो. अपने परिवार के साथ बैठिए, ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए. जो आप नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, उनको शॉर्ट आउट कीजिए. तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी हुआ. मैंने अगर मेरा व्यू लिया जाए कि मैंने पर्सनली अपनी चीज़ों को 99.9% शॉर्ट आउट किया. तो रही हमारी लॉकडाउन और अनलॉक की बात है, लेकिन जैसे आपको पता है कि 21 जून यानी वर्ल्ड योगा डे, विश्व योग दिवस, तो अभी जैसे सब लोग योग के बारे में काफ़ी सारे डिस्कस कर रहे हैं, करते भी हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 21 जून ये वर्ल्ड योग डे यानी विश्व योग दिवस, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली वर्ल्ड योग डे को इसलिए सारे पूरे विश्व ने अपनाया है क्योंकि उसके पीछे एक नहीं कई सारी साइंटिफिकली, नॉट स्पिरिचुअली महत्व है.
उसका सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहना चाहूँगी तो मैं केवल धाम लोनावाला स्थित इंस्टीट्यूट को देना चाहूँगी, और जिन्होंने इस्टेब्लिश किया उनका नाम है स्वामी कुवलानंद जी महर्षि। मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से, मेरी स्टडी भी वहीं से हुई है। जिन्होंने कार्य तो किया ही किया, साथ ही योग से मिलने वाले बेनिफिट नॉट ओनली फिजिकल, शारीरिक, मानसिक तथा स्पिरिचुअल लेवल तक वो कहाँ तक जाता है उसका प्रूफ अपनी योग मीमांसा में दिया है कि अगर हम मेडिटेशन में जाते हैं तो उसका असर कितना होता है, क्या लोग वास्तव में मेडिटेशन में जाते हैं या नहीं, उसका प्रमाण उनकी योग मीमांसा में है, राइट, जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में। प्लस केवल ऊपरी तौर पे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए ही योग आसनास और प्राणायाम मेडिटेशन नहीं है, उसके साथ साथ शारीरिक रूप से मानसिक रूप तक भी ये बहुत हद तक कार्य करता है। अगर मैं बहुत शॉर्ट शब्दों में बोलना चाहूँ तो कि मेडिकल साइंस में भी उसका जो जिन चीज़ों का सल्यूशन नहीं होता है उन चीज़ों का सल्यूशन योग में मिलता है। जी बिल्कुल, बात बिल्कुल एकदम सही है कि जो साइंस के पास कभी है सॉल्यूशन नहीं होता है वो हमारे योग या फिर जो भी हमारे शास्त्र है उनमें वो सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 21 जून यानी ये तो एक दिन का योग डे हो गया, एक योग दिवस हो गया, लेकिन सबको पता है और आप जानते भी है कि एक दिन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है और उसको हमारे रूटीन लाइफ में जुड़ना भी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका व्यू बिल्कुल सही है कि ये हमें रूटीन लाइफ में करना चाहिए, और ये व्यू नहीं, ये एक्चुअली लोगों को समझना चाहिए कि हमें हर चीज़ रूटीन लाइफ में ही करनी चाहिए, स्पेशली जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि आपको अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए डेली फूड की ज़रूरत होती है, उस तरह से आपको शारीरिक रूप से कहो या मानसिक रूप से कहो या आत्मा को संतुष्ट करने के लिए योग की ज़रूरत रही है। इसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। श्री रविशंकर जी ने एक स्लोगन कहा है, योगा इज़ अ लाइफ स्टाइल, राइट। तो दिस इज़ आवर लाइफ स्टाइल एक्चुअली, जिसे हम भूल चुके हैं। चाहे आप ये समझिए कि बदलते वक्त के अनुसार या बोले पाश्चात्य सभ्यता के अकॉर्डिंगली शायद हमारे यहाँ चेंजेस आए या हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बट अभी ज़रूरत है वापस से हमने जो खोया है उसको वापस लेके आने के लिए। और इसका सबसे बड़ा सहयोग धन्यवाद करना चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने वापस से इस योग क्रांति को वापस लेके आए हैं और हर जगह इसको स्प्रेड किया है। ना ही ये योग परिवार के द्वारा तो ये काफ़ी चल ही रहा था, बट उसको मान्यता जिसे बोलते हैं मुकाम पे ले जाने के लिए पूरा वर्ल्ड वाइड उन्होंने फैलाया विद द सपोर्ट ऑफ श्री रविशंकर जी, स्वामी रामदेव जी, इनके सपोर्ट से। क्योंकि इन बिगनिंग इन इंडिया और बाहर भी इन दोनों ही लोगों ने इतना ज़्यादा काम किया है जिसे योग को कहना चाहिए पहचान दी है वर्ल्ड वाइड। तो इनका बहुत ही सपोर्ट रहा है उसके लिए। हालांकि चीज़ें सब लोग पहले से भी जानते थे, मगर चीज़ें जानना और उसको अपने ऊपर अप्लाई करने में बहुत फ़र्क है। हम ये जानते हैं कि घर का खाना अच्छा है, फिर भी हम फास्ट फूड खाने बाहर ही जाते हैं क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं, राइट। तो उस आदत को कैसे बदला जाए, कैसे अपनी चीज़ों को बदला जाए, उसके लिए हमको कंटिन्यूसली योग करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास से ही इंसान अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकता है। और केवल ये लाइफ का एक नहीं कि लाइफ केवल जी रहे हैं, उसको अच्छे से जीना, इंजॉयमेंट के साथ जीना एक जीवन होता है, राइट। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि लाइफस्टाइल हमको कंट्रोल करनी चाहिए कि। और एक बात जो बोली आपने कि हम कभी कभी फास्ट फूड के इतने आदी हो गए हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हाँ, अगर योग किया जाए
मेडिटेशन ठीक से किया जाए तो काफ़ी हद तक हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चीज़ भी एकदम हम टाल नहीं सकते हैं कि हाँ, फास्ट फूड जितना हमारे शरीर में जाएगा उतना ही हानिकारक है। तो हो सके तो दोस्तों को भी कहना चाहूँगा कि घर का खाना पहले या जो भी है प्रीफर करें। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी परिस्थितियाँ हमारे पास आ जाती है तो बिल्कुल हाँ, हम खा सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास हेल्दी फूड है तो उनको खाइए और स्वस्थ रहिए। तो ये तो बात हो गई कि हाँ, हमारा जो मेडिटेशन है या फिर हेल्दी फूड है, लेकिन एक बात ये भी है कि सब जानते भी है कि योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम काफ़ी जो बोलते हैं कि हमारा स्टेमिना स्ट्रॉन्ग बढ़ता है, पर सब जानते हैं, सब करते भी, लेकिन इसके एक दूसरा साइड भी है कि स्पिरिचुअली हम आध्यात्मिक तरीके से भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? भगवद गीता में कहा है योग कर्मसु कौशलम, राइट। तो हमारे जो कर्म हैं वो बहुत डिपेंड करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और कर्म का मीन्स ये नहीं कि आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं और आपने अपना ऑफिस वर्क अच्छा किया, मैनेजर को खुश किया, सीईओ को खुश किया, केवल वहीं तक वर्क नहीं है। वर्क वो है, कर्म वो है जो आप सबके साथ करो। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, चाहे वो घर की हो, बाहर की हो या अदर्स, जो आप अपने लिए करना चाह रहे हैं, आपको अपने वर्क प्रोफेशन में भी बहुत ही, जिसे कहते हैं, डेडिकेटेड रहना चाहिए। और उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने साथ जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा करें। उसको बोलते हैं कर्म। और कर्म में ये भी आता है कि आप किस तरह से कर्म कर रहे हैं। आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, आप बुरा कर्म कर रहे हैं। अब इसमें आए कि हम तो अच्छा ही कर्म करते हैं, हम बुरा नहीं करते, क्योंकि हमारा व्यू ये है जो हमको खुशी दे हमें वो कर्म करना चाहिए। बट इट्स डिपेंड्स कि ये कर्म ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को भी खुशी दे, और अगर खुशी नहीं देता है तो कम से कम उसका नुकसान ना हो। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये होते हैं कर्मास जिन्हें हमें करना चाहिए। हमारे जितने कर्मास अच्छे होंगे उतने हम स्पिरिचुअल लाइन में भी आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से। हाँ, पतंजलि योग सूत्र में कहा है तदा दृष्टु सुरपे अवस्थानम, ठीक है, पहले अध्याय में। इसका मीन्स ये है कि जब हम इन सारी चीज़ों को जान जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, तो हम इजीली आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं। क्योंकि हम लोग अनअवेयर हैं, हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, जिसे कहते हैं अज्ञान है भी तो अधूरा है, राइट। तो इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। आध्यात्मिकता का अगर नाम लें तो आपके अंदर, मेरे अंदर, या जो भी है इस पृथ्वी पर उपस्थित प्राणी, सबके अंदर एक ही सोल है, राइट। तो जब एक ही सोल है तो मेरा प्रश्न ये आता है, तो फिर हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, राइट। जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी है। तो जब हम अपने आप को सम्मान देते हैं तो दूसरों को सम्मान क्यों ना दें। इससे एक स्पिरिचुअल थिंग ये आ जाती है, एक पॉजिटिव थिंग, इसे कर्मा में भी ले सकते हैं। जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिवर्स में मिलेगा ही मिलेगा, राइट। कर्म का सिद्धांत है, भगवद गीता में भी किया गया है कि जैसा बोलेगा वैसा पाएगा, राइट। तो अपनी आत्मा को शुद्ध करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम फॉलोअर्स हैं पतंजलि जी के, उन्होंने योग को अपने सूत्रबद्ध किया है पतंजलि योग सूत्रों में, जैसे 196 सूत्रास हैं, जिसमें योग को कैसे स्टार्ट करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारा उन्होंने डिफाइन किया है। समाधि तक कैसे जा सकते हैं, शारीरिक रूप से हम क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें हैं। तो उसमें एक चीज़ जो आध्यात्मिकता में हम लेके जाते हैं कि बिफोर दैट आई एलब्रेट टू दिस थिंग कि उन्होंने अष्टांग योग दिया है। अष्टांग योग नॉर्मली लोग जानते हैं कि आसन, प्राणायाम, ध्यान यही योग है, बट एक्चुअली यही नहीं है। अष्टांग योग मीन्स 8 अंग, राइट। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, राइट।
जब आप बिगिनिंग से स्टार्ट करते हो उन चीज़ों को फॉलो अप करना, तभी जाके आप समाधि स्पिरिचुअल लाइन में जा पाते हो, राइट। तो इसमें भी कई बहुत सारी चीज़ें हैं, यम नियम है, जो कि हम क्या करते हैं कि ये यम नियम पहले 2 स्टेप्स को छोड़ के डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं आसन पे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी। और यम नियम 2 स्टेप जो हैं ये बहुत ही कठिन होते हैं। इसमें यम में भी 5 अंग हैं, नियम में भी 5 अंग हैं। झूठ ना बोलना, ज़्यादा चीज़ों को अपने पास नहीं रखना, शौच रखना, मीन्स अपने आप को मन से, बुद्धि से और शारीरिक रूप से अपने आप को क्लीन रखना, राइट। तो ये सारी चीज़ें यम नियम में हैं। ईश्वर परिधान मीन्स ईश्वर को डेली याद करना। स्व अध्याय मीन्स खुद का सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना कि आप एग्जैक्टली क्या हो, आपको चाहिए क्या, क्योंकि आप इस धरती पर आए हैं, ज़मीन पर आए हैं कुछ करने के लिए। आपके पास एक खुद के गोल हैं, आपको एक स्पेशल क्वालिटीज़ दी हैं, स्किल्स दिए गए हैं जो बाय बर्थ आपके पास होते हैं, और उनको आप रिफाइन करते हो, आप उनको बढ़ाते हो। तो जो आपके पास खुद की क्वालिटीज़ हैं उसके थ्रू आप इस दुनिया को क्या देके जाते हो और खुद के लिए क्या करते जाते हो, ये सब स्व अध्याय में आता है। तो अपने को देखना, अपने आप का गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। स्व अध्ययन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ये भी एक चीज़ होती है कि हमने कई सक्सेसफुल लोगों को देखा भी है कि वो यही कहते हैं कि हमसे जो गलती हुई है तो गलती हमने खुद निकाली है और उससे हमने सीखा है, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है कि स्व अध्ययन, हम में क्या कमियां है, खामियां है, वो हम खुद एक बार देख ले कि कहाँ मिस्टेक हो रही है और हम खुद उसको इम्प्रोवाइज़ करें तो बहुत ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये आध्यात्मिक तौर से हो गया, और प्रश्न ये होता है यहाँ पे कि योग तो सभी करते हैं, जैसे आपने बोला आसन, सीधा साधा नियम है कि हमको जो आता है वही हम करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग आसन करते हैं, लेकिन ये भी चीज़ इसमें शास्त्रों में भी हमारे बताया गया है कि अगर हम कोई भी आसन है तो उसका एक तरीका होता है। अगर वो तरीका गलत है तो भी अब अगर हम वो आसन करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में नहीं होता है। अगर वो इफ़ेक्ट हमको लेना है तो उसका सही तरीका भी जानना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली लोगों में मिथ है कि आसन क्या बस बॉडी को 2-4 स्टेप्स कर लिए वो आसन हो गया। बट अगर आपकी श्वास, आपका ध्यान आसन करते समय नहीं है, उस पर एक साथ नहीं है, जिसे कहते हैं माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, तो वो आसन नहीं, वो एक्सरसाइज कहलाती है, भले चाहे आप योग के आसन ही क्यों ना कर रहे हैं, राइट। तो अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन, अपना ब्रेथ जब आप करते हैं आसन प्रैक्टिस, तो आपके आसन के साथ होना चाहिए। उसमें आपको ये देखना है, ऑब्जर्वेशन अपना खुद का करना है कि मेरा आसन परफेक्ट हो या रहा है या नहीं हो रहा, मेरी ब्रेथ कैसी चल रही है, मेरी ब्रेथ नॉर्मल रहनी चाहिए। और ये सब आपके उसमें सपोर्ट करते हैं योग अध्यापक, जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी देते हैं कि इस समय आपका ब्रेथ बहुत तेज़ हो गया, इसको स्लो करो, राइट। तो ये टेक्निक्स हैं जो हम लोग देते हैं, जितने भी हैं जिनको नहीं आता है, और हम बैठे ही इसीलिए हैं कि जितना भी डीप नॉलेज होता है वो लोगों में स्प्रेड करें। तो मेनली चीज़ कि कभी भी मैकेनिकली कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसमें आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी वो योग अभ्यास कहलाता है। नहीं तो वो योग अभ्यास नहीं, सिंपल जिम्नास्टिक बोल सकते हैं आप, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एडवांस पोजेस करते हैं, बुराई नहीं है, मगर अगर आप अब्रॉड अगर जाते हैं, हमारे इंडिया में अभी तक तो जिसे बोलते हैं कि हम बचे हुए हैं उन सारी चीज़ों से, कि वो योग आसना को यहाँ से सीख के जाते हैं, वहाँ स्प्रेड करते हैं, मगर उसमें अपना वेरिएशन डाल देते हैं, कुछ नया डाल देते हैं, कुछ शक्कर कुछ नया डाल देते हैं, क्योंकि उनमें क्या एक क्रेजीनेस होती है कि हमको कुछ नया अलग करके दिखाना है। उस कुछ नए अलग के वजह करने की वजह से हम जो ट्रेडिशन है उसको खो देते हैं, और उसका माइनस पॉइंट बाहर ज़्यादा मिलता है कि योग आसना से इंजरी होती है, ये बाहर आपको मिलेगा, हॉस्पिटलाइज में
आफ्टर 30 और 40 एज वाले आपको स्पाइन प्रॉब्लम है, स्पाज़म है, नेक इंजरी है, फ्रोज़न शोल्डर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम्स हैं फिज़िकली जो उनको आती हैं। तो ये सारी उसी वजह से आती हैं कि हम अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके करते हैं। एक्चुअली आसन को करने की एक बहुत ही सरल जिसे नियम बोलेंगे वो ये है कि उसे ना तो कैपेसिटी के अंदर करना है ना कैपेसिटी के ओवर करना है। उसे लेके जाना है, लिफ्ट करना है, मगर ओवर नहीं करना है। जहाँ आपको लगता है कि ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है, ऐसे आसन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अपनी जो देह होती है, शरीर होता है, उसकी एक नेचुरल क्वालिटी होती है, राइट। जैसे कि बहुत ही बच्चे आपने देखे होंगे कि वो बहुत अच्छे डांसर होते हैं, उनकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी जेनेटिक होती है, बट उसके जस्ट अपोजिट बच्चे की इच्छा तो होती है कि मैं भी इस तरह से बहुत फ्लेक्सिबल हूँ या अच्छा डांसर बनूँ, बट उनकी जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो बॉडी नेचर होता है, वो डिफरेंट होता है। तो वो ही उस चीज़ को सीखने में की जगह वो 10 साल लेता है। तो इट्स डिपेंड द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कि उसकी प्रकृति क्या है उस बॉडी की, तो उसकी लिमिट के अकॉर्डिंगली जानकर ही हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जो भी हमारा नेचुरल स्ट्रक्चर है, हमारी जो प्रकृति के हिसाब से हमारा बॉडी का जो शेप है, या जो भी हमारा एक बोलते हैं ढलना शरीर का, वो होता है, तो उस हिसाब से ही हमको ये मेहनत करनी चाहिए, ग्रेजुअली करनी। तो यहाँ पे एक ये भी सवाल आता है कि ये जो हम जैसे सब लोग मेंशन भी करते हैं कि योग भगाए रोग, तो हाँ, हमारे डेली रूटीन में जैसे बहुत सारी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में, जैसे मान लीजिए कि गैस हो गई, कब्ज़ हो गई, या फिर अभी जैसे कंप्यूटर और टेक्निकल और प्रोफेशनल वर्क बहुत हो गए हैं, तो उसमें ऐसा है कि नेक की प्रॉब्लम हो गई, बैक की प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी धीरे धीरे हो रही है, और जैसे काम ज़्यादा हो गया और एक्सरसाइज कम हो गई, शरीर की मेहनत कम हो गई टेक्नोलॉजी की वजह से, तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं। तो इस बीमारी में हम क्या क्या कर सकते हैं कि डेली रूटीन में हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारी बॉडी की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, तो ये जो हम प्रिकॉशंस रखने वो कैसे होते हैं? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गए हैं, साइंस तरक्की कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को कन्वर्ट भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ उसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि कंटिन्यूसली अगर हम मोबाइल पे देते रहें और या फिर लैपटॉप पीसी पर अगर वर्क करते हैं, तो उस समय हमारा पोस्चर जो है वो हमारा चेंज हो जाता है। मीन्स जिसे कहते हैं स्पाइन का प्रॉपर अलाइनमेंट की जगह हम डिफरेंट अलाइनमेंट में आ जाते हैं। आई गिव यू एग्जांपल कि हम लोग ज़्यादातर इस तरीके से बैठ के काम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं तो इस तरीके से काम करते हैं, तो यहाँ क्या प्रॉपर अलाइनमेंट आपका बिगड़ रहा है, राइट। और पहले क्या होता था, अगर हम बहुत एंशिएंट टाइम में जाएँ तो जहाँ गुरुकुल पद्धति होती थी, राइट, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट सीधा ऐसे बैठता था अपने पद्मासना में, कोई भी मेडिटेशन पोज लेके, और उसका स्पाइन बिल्कुल सीधा होता था, और उसके स्पाइन के जस्ट सीध में ही उसकी गर्दन होती थी, तो वहाँ ये मूवमेंट नहीं होते थे, राइट, ऊपर देख के और सामने सीधा देखते थे। तो उससे क्या है, हमारी स्पाइन प्रॉपर अलाइन होती है। उसकी पहली चीज़ कि हमें फिजिकल कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता था, स्पाइन को स्ट्रेंथ मिलती थी। थर्ड थिंग कि हमारा जो बॉडी की जैसे हम योग में यूटिलाइज करते हैं कि बॉडी एनर्जी कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर फ्लो करती है, राइट, तो वो जो एनर्जी है स्पाइन में कंटिन्यूसली फ्लो करती थी। इसीलिए पहले ज़्यादा हम लोग कॉन्शियस रहते थे, राइट, हमारी मेमोरी पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती थी। मीन्स हमने एक बार अगर किसी चैप्टर को पढ़ा तो हमें दोबारा उसका रिपीटेशन नहीं चाहिए होता था, जबकि आज ये स्थिति है कि बच्चे को एक ही सेंटेंस को 5 बार रिपीट कराने के बाद भी वो उसे भूल जाता है, राइट। तो दिस इज़ हैपनिंग विद अस कि हमारा जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, जैसे हम उसके अकॉर्डिंगली ये सारी प्रॉब्लम आते हैं। बैक पेन आता है ऑब्वियसली क्योंकि आप झुके हुए हो, तो यहाँ जो वर्टेब्रास है आपके स्पाइन के, उस पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, राइट। प्रेशर की वजह से उसमें क्या होता है कि जो उसकी थिकनेस है, वो जो जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर वर्टेब्रा में, तो वो उसका शेप है ना बिगड़ जाता है। एक साइड से वो थिक होती है, दूसरे से कंपैरिजन टू उसका साइज कम हो जाता है। उसके कारण तो क्या होता है कि स्ट्रेंथ नहीं आती,
प्लस उसकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो बिगड़ रही है, राइट। और हमारी एनर्जी फ्लो तो बिल्कुल ही नहीं होती है इस पोस्चर में, राइट। तो इस तरीके से सर्वाइकल एंड लोअर बैक पेन मोस्टली लोगों को होता है। तो उस पर फोकस करना है कि हमको प्रॉपर अलाइनमेंट में बैठना है। डजंट मैटर आप कार में हो, आप स्कूल में हो या ऑफिस में हो, मेक श्योर कि आप ध्यान रखें इस चीज़ को कि आपकी बॉडी पोस्चर इस अलाइनमेंट में हो। अगर आप ऐसे करके बैठेंगे तो ये दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर अलाइनमेंट, ऐसे करके बैठोगे नॉट अ प्रॉपर अलाइनमेंट। तो आप अपने वर्टेब्रास जो बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होते हैं आपके स्पाइन के, उस पर प्रेशर दे रहे हो। तो जितना हो सकता है उतना उस पर कम प्रेशर दीजिए। थोड़ी दिक्कत होगी इन बिगनिंग, क्योंकि हम इस मॉडिफाई संसार में आ गए हैं, ठीक। आपने आपको बहुत चेंजेस कर लिए हैं, तो वापस जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, मगर दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, अगर मैं कहना चाहूँ। बिल्कुल सही बात है कि हमारा, जैसे अभी भी कई बार प्रोफेशनल वर्ड में भी बोलते हैं जेस्चर और पोस्चर, राइट। सो ये बहुत ही मैटर करता है, और ये जेस्चर और पोस्चर इसी वजह से मिलता है अगर हम चाहे तो प्रेरणा जी, अभी जैसे हमारी बात हुई कि डेली रूटीन में हमारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो ये स्पाइन के होते हैं, तो ऐसे कई आसन्स भी होंगे जो हम डेली या चलते फिरते या फिर थोड़ा टाइम निकाल के भी हम वो कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एक स्टेमिना बचा रहता है। तो दोस्तों, अभी यही करेंगे कि हमारी जो रूटीन लाइफ में कुछ ऐसे आसन्स होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। तो अभी प्रेरणा जी को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ आसन हमको भी ऐसे सजेस्ट करें, हमको भी सिखाए, तो हम भी उनकी तरह हेल्दी रहें। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लाइफ स्टाइल से, शेड्यूल से हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली इन सर्वाइकल रीजन एंड लोअर स्पाइन, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए हम कुछ योग अभ्यास यहाँ करेंगे मेरे साथ में। सबसे पहले हम लेते हैं सर्वाइकल रीजन के लिए। तो पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं कि आप पद्मासन में बैठें, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि आप पद्मासन कर पाते हैं या नहीं। अगर आप कर पाते हैं इट्स वेरी गुड, नहीं तो आप सुखासन या अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। इस तरीके से एक पैर ऊपर दूसरा नीचे, लाइकवाइज। अभी स्पाइन आपका स्ट्रेट रहेगा, मीन्स स्ट्रेट मीन्स उसे खींचना नहीं है, स्ट्रेट मीन्स इरेक्ट पोजीशन। जो नेचुरल कर्व है हमारे स्पाइन का, उसी में हमको रखना है। गर्दन आपके स्पाइन के जस्ट स्ट्रेट रहेगी, ऊपर रहेगी एक सीट में। हाथ यहाँ आपके नीज पर इन ज्ञान मुद्रा, राइट। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रह्म मुद्रा, जो हमारे सर्वाइकल रीजन को स्ट्रेंथ देने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इसको बहुत ही जिसमें बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन के साथ हमको करना है। तो सबसे पहले आंखों को बंद करेंगे। हमारे ब्रेथ के साथ इसको मूवमेंट देना है। धीरे धीरे हम अपने नेक को सेंटर पार्ट से राइट साइड लेके जाएंगे, बहुत स्लो मूवमेंट, और ब्रेथ एक्सेल करेंगे। हमने अपनी गर्दन को सेंटर पार्ट से राइट साइड पूरा ले लिया है एक्सहेलेशन के साथ। अब इनहेलेशन के साथ इसको रिवर्स ऑर्डर में आना है। ध्यान रखिए कि आपका मूवमेंट फास्ट ना हो। सेंटर में आने के बाद फिर से एक्सेल के साथ लेफ्ट साइड जाएंगे।
Repeat same. Inhale, come back. अभी एक्सेल करके हम गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे बहुत ही स्लो मूवमेंट के साथ। वापस सेंटर में आने के बाद एक्सेल करके नीचे। पूरा चिन अपना यहाँ लगा देना है चेस्ट पर। इनहेल करके वापस श्वास पे फोकस करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करेंगे विदाउट एनी फोर्स। ये ब्रह्म मुद्रा का एक राउंड था। ब्रह्म मुद्रा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम चारों दिशाओं में अपनी गर्दन को, अपने नेक को रोटेट करते हैं, ट्विस्ट देते हैं। इतना स्लो मूवमेंट क्यों? इतना स्लो मूवमेंट इसलिए क्योंकि हम हर सेकेंड, हर पॉइंट पर अपने नेक को पॉज दे रहे हैं। तो हम इसको बहुत ही कॉन्शियसली तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि हमारे नेक में जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथ मिलती है। इसे सभी लोग कर सकते हैं, बट जो लोग डिप्रेशन में भी चल रहे हैं वो इसकी एक स्थिति को छोड़ेंगे। जब हम नीचे लेके जाते हैं तो हमें गर्दन नीचे नहीं लेके जानी है इन डिप्रेशन। बाकी इस मुद्रा को सभी लोग कर सकते हैं, राइट। नाउ सेकेंड पर्वतासना। हाथों को साइड में लेके जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, दोनों हाथ कानों से लगे रहेंगे। स्पाइन सीधा रहेगा, आपका फेस सामने की ओर होगा और इस स्थिति को आप स्टार्टिंग में 30 सेकंड होल्ड करेंगी और 30 सेकंड से आप इसे 1 मिनट तक लेके जा सकते हैं। आपकी श्वास निरंतर चलती रहेगी, इसमें श्वास को रोकना नहीं है। थर्टी सेकेंड कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे अपने हाथों को वापस लेके आएंगे। हल्के से आंखों को खोलेंगे बिना फोर्स के। हमेशा हर आसन में हम लोग आंखों को बंद करते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक होता है कि आप अपनी बॉडी के साथ अपनी ब्रेथ को कैसे करेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे, कैसे कंसंट्रेट करना है, फोकस कैसे करना है। उसके लिए हमें आंखों का बंद करना ज़रूर होता है, बिकॉज आंखें दृष्टा हैं, वो सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखेंगे ही देखेंगे। इसलिए हम वो ऑब्जेक्ट को बीच में से हटा देते हैं। तो आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस आपके आसन के साथ होता है। तो आप जब आसन कर रहे हैं उस समय, आसन करते समय आपको जो भी रियलाइजेशन होता है उसको आप अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पर्वतासन किया तो उसमें हमें रियलाइज़ होगा, जब आप फोकस्ड होंगे पूरे, कि हमारे ये पूरे पार्ट में शोल्डर पार्ट और नेक पार्ट, सर्वाइकल रीजन में थोड़ा पेन भी होता है, बट उस पेन के साथ साथ हमें स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो ये सपोर्टिव आसना है फॉर सर्वाइकल पेन, क्योंकि ब्रह्म मुद्रा से हमने क्या किया, नेक के मसल्स को स्ट्रेंथ दी। अब नेक के आजू बाजू जो हमारे शोल्डर के मसल्स हैं उसको भी स्ट्रेंथ देना है, अपर जिसे बोलते हैं थॉरेक्स रीजन, तो उसको हम पर्वतासना से स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अब आता है हमारा लोअर स्पाइन।
राइट। लोअर स्पाइन में और कभी कभी ज़्यादा वर्क करने से, ज़्यादा घंटे बैठने से हमारे अपर बॉडी में भी स्टिफनेस आ जाती है। तो अपर बॉडी की स्टिफनेस को दूर करने के लिए मैं आपको बताऊंगी। आप अपने वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं इन सारे आसना को, कभी भी फ्री टाइम में या नेचुरली 5-10 मिनट लेके। तो अगर आप या घर पर हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय नेक स्पाइन को स्ट्रेट ही रखना है इन रेक्ट पोजीशन। पीछे हाथों को लेके जाना है, इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करना है। जितना हो सकता है मैक्सिमम इसे लिफ्ट कीजिए और होल्ड करिए। तो आपके अपर बॉडी की जो स्टिफनेस है, जो पेन है, वो रिड्यूस होगा। फिर धीरे 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 नीचे लेके आना। वापिस जब आप ऑफिस में हैं तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आप चेयर पर बैठे हैं, राइट। तो चेयर का जो पार्ट है, बैक पार्ट, उसके बाहर हाथों को निकाल के फिर आप हाथों को ऊपर करेंगे। दिस इज अ इजियर वे टू डू इन वर्क प्लेस। धीरे से वापस आएंगे। सेकंड कि हमारे स्पाइन स्टिफ हो गई है, तो उसकी लिथार्जी, उसका पेन निकालने के लिए हमको स्पाइनल ट्विस्ट देना जरूरी है। तो उसके लिए एक्सेलेशन के साथ दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। इस पोजीशन को आप ऑफिस में ऑन चेयर भी कर सकते हैं। टेन टू 20 ब्रेथ लेने के बाद वापस आएंगे। परफॉर्म करेंगे दूसरी साइड। वापस आएंगे। इस पोजीशन से आपको जो आपकी लिथार्जी है स्पाइन की, वो निकलेगी, ट्विस्ट आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ध्यान रखिए कि ये ट्विस्टिंग आप खाना खाने के जस्ट बाद नहीं करेंगे। हाँ, खाना खाने से पहले कर सकते हैं। पानी आपने पिया, इट्स ओके, चाय पिए, इट्स ओके, यू कैन डू। बट आपने कुछ स्नैक्स खाया है या ब्रेकफास्ट लंच किया है, तो आपको इसको नहीं करना है। होगा क्या कि क्योंकि आप इसमें बहुत सी ज़्यादा ट्विस्टिंग दे रहे हैं, तो आपके स्टमक में जो भी फूड है वो रिटर्न आएगा, राइट। तो इसलिए हमको आफ्टर फूड नहीं करना है, राइट। और जिसको अगर सीवियर कोई इंजरी है तो प्लीज़ अवॉइड दिस पोज। सीवियर इंजरी के लिए हम उसको प्रिकॉशन देते हैं, कुछ उसके अलग टेक्निक्स होते हैं फॉर दैट। नाउ अगर आप जब घर पर हैं तो प्रैक्टिस लोअर स्पाइन के लिए आपको कौन से करने हैं, बहुत ही इफेक्टिव जिसे बोलते हैं, ये वो वेरिएशंस हैं, मकरासना वेरिएशंस। तो पहले लेट जाएंगे, पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, दोनों लेगों को फोल्ड करेंगे, दोनों साथ में रखेंगे, राइट। जनरली जब हम सिखाते हैं तो हमारे हैंड्स खुले हुए होते हैं, बट अगर आप कंजस्टेड जगह पर हैं, स्थान पर हैं, तो अपने हाथों को अपने गर्दन के नीचे रख देंगे टू मेक कंफर्टेबल। ब्रेथ के साथ अपने लेग्स को राइट साइड लेके जाएंगे और नेक को एट द सेम मोमेंट अपोजिट साइड। कोशिश करेंगे कि जमीन को दोनों नीज मतलब टच करें। यहाँ 30 सेकेंड हमको होल्ड करना है पोज को। 30 सेकेंड कंप्लीट करने के बाद धीरे से इन रिवर्स ऑर्डर वापस आएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी नेक और लेग सेम टाइम पर वर्क करें।
After 30 seconds, come back and relax. वापस आएंगे, पूरा शरीर सीधा. Next pose, this is a variation, another variation of Makarasana. अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के दोनों टोज एंड फिंगर के बीच में लेके आना है, अच्छे से प्लेस करना है. हाथों को वापस गर्दन के नीचे. एक्सेल करते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करना है, टो को टच करना है जमीन पर. हमारा ब्रेथ कंटिन्यू रहेगा. 30 सेकंड पूरे करेंगे ये विघ्नेश. धीरे से वापस आएंगे. 30 सेकंड के बाद लेग की पोजीशन चेंज करेंगे. अभी लेफ्ट लेग को राइट लेग पर रखेंगे. धीरे से वापस अपने सामान्य स्थिति में वापस आएंगे. ये मकर आसना के 2 वेरिएशन है जो बहुत ही इफेक्टिव हैं आपके लोअर स्पाइन में जो पेन है उसको रिलीव करने के लिए. आप देखेंगे कि अगर आप इसके 3 सेट करते हैं तो विद इन अ डे आपको अपने पेन से रिलैक्स मिलेगा. आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे. एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, पेन को रिड्यूस करता है, प्लस आपका फैट भी रिड्यूस करता है. तो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव आसना. नेक्स्ट पोज, पूरी बॉडी हमारी सीधी होगी. दोनों एल्बोस एक साथ होंगी. हाथ ऐसे खुले होंगे लोटस पोज में. अपनी चिन को प्लेस करना है. थर्टी सेकेंड होल्ड करेंगे इसको. ब्रेथ कंटिन्यू रहेगा. आफ्टर 30 सेकेंड्स हाथों को रिलीज करेंगे. वापस आएंगे समस्थिति में. नेक्स्ट पोज शलभासन. अपनी चिन मैट पर रखेंगे. हाथों को मुट्ठी बांध के थाइस के अंदर रखेंगे. इनहेलेशन के साथ आपको लेग्स लिफ्ट करना है. होल्ड. धीरे से वापस नीचे. हाथ को रिलीज करेंगे. फ्यू सेकेंड रिलैक्स करेंगे बॉडी को इन मकरासना. मकरासना ऑल्सो गुड फॉर योर स्पाइनल पेन, बैक पेन एंड सर्वाइकल पेन. दोनों पैर बाहर की ओर होंगे. मैट टोज आउट ही इन. दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे. धीरे से अपनी हेड को अपने हैंड्स पे रखेंगे वन साइड करके. आंखें बंद करके पूरी स्पाइन को ऑब्जर्व करना है. कम बैक. अभी जितने भी आसन बताए ये सारे आसना आपके स्पाइन को स्ट्रेंथ देंगे, पेन को रिड्यूस करेंगे. बट मैं आपको सजेशन दूंगी कि कोई भी आसन जब आप अगर बिगनर हैं तो योगा इंस्ट्रक्टर के गाइडलाइन से करें, उसकी प्रेजेंस में करें. बिकॉज समटाइम्स क्या हमारी कंडीशन ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता कि हमको कौन सा आसन कब करना चाहिए. तो उसके लिए प्रेफर कीजिए कि इन बिगनिंग जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं आ जाता तब तक आप इंस्ट्रक्टर के गाइडलाइन से करें. जैसे कि
मैंने अभी लास्ट में शलभासन बताया, ये लोअर स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, जो स्ट्रेंथ देता है, राइट। और मकरासन किया जो किसी भी पेन के लिए अच्छा है। अपर बैक के लिए और सर्वाइकल के लिए जो मैंने बताया आपको, निरालंब आसना, वो सबसे अच्छा है। बट कुछ आसना ऐसे होते हैं जिसकी जो लोअर बैक में नहीं किए जाते, राइट, तो उनको अवॉइड कीजिए। जैसे कि एसआईटी का प्रॉब्लम अगर है आपको, तो उस समय आपको कुछ आसना अवॉइड करने होते, कुछ करने होते, कुछ नहीं। तो इन सब की डीप नॉलेज के लिए आपको एक इंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी है। तो जैसे प्रेरणा जी ने कुछ हमें रूटीन लाइफ के लिए, जो जैसे बोलते हैं हमको गैस होती है या फिर हमारे बैक का, नेक का, या फिर हमारे जो पेट के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उससे हम कैसे बचे, उसके लिए हाँ हमको थोड़ी टिप्स दी उन्होंने। અને ગુજરાતીમાં વાત કરું તો જે પણ આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને આપણે એને ફોલો કરીએ તો આપણે રોજબરોજની ભલે અત્યારે લાઈફ જીવતા હોઈએ, પણ હા એમાં પણ આપણે ઘણા બધા સ્વસ્થ રહી શકીએ છીએ। તો અહીંયા વધારે આપણે આગળ વધીશું પ્રેરણાજી સાથે કે प्रेरणाजी, इसमें आपने एक बात कही थी कि हम अभी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं और काफ़ी सारे लोग ये बोलते भी हैं, और आपने एक बात कही थी कि आज हमारा बेस है, यानी कि हमारे शास्त्र में जो लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें होती है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे प्रकृति के लिए एक फिक्स होती है, लेकिन जैसे आपने योग में भी बोल दिया कि कुछ यूनिकनेस लाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी डाल देते हैं जिससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे अपोजिट उसका इफेक्ट होता है। यानी कि गुजराती में આપણે બોલીએ તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં આપણને અસર થાય છે, આપણને ખબર નથી હોતી। तो प्रेरणा जी, इसमें ये भी चीज़ है कि शास्त्र अनुसार जो भी कुछ चीज़ें लिखी गई है, कही गई है, जो हमारे यानी कि हम बोले कि मनुष्य जीवन में जो ज़रूरी है उससे हम अब आगे निकल चुके हैं, या फिर कहीं किसी ने ऐसी चीज़ बना दी है कि कुछ नया दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो नया भी हमको असर करता है। लेकिन जितना हम माने कि हाँ कुछ बेस ऐसे है, उसको वो पुराने तरीके से ही पकड़ के चले तो हम अच्छी लाइफ, अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के अपोज में नहीं हूँ। अच्छी बात है कि आप जी रहे हैं, आपके जो भी मनोकामना है, कामनाएं उसको पूरी करने के लिए या फैसिलिटी के लिए आप उसको अपना रहे हैं, इट्स गुड, करिए, क्योंकि मन की संतुष्टि भी ज़रूरी है, नहीं तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। बट उसके पीछे आप ये नहीं कि आपको जिसे बोलते हैं कि आदत बना लें, आदत ना बनाएं, वो मेन चीज़ है। बिकॉज हमारे जो सभ्यता से जो चीज़ें चली आ रही हैं तो वो बहुत ही लॉजिक है, जिसके पीछे, हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जो विधियाँ होती हैं, हमारे जो जिसे कहते हैं संस्कृति के अकॉर्डिंग जो पूजा पाठ करते हैं या जो लाइफ स्टाइल जीते हैं, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है उसके के लिए, और जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। तो जिसे बोलते हैं कि अभी हम लोग जिसे कहते हैं पैकेट वाला दूध पीते हैं, राइट, सभी उसके गुण जानते हैं, कितने हैं कितने नहीं हैं, राइट। और जबकि पहले क्या, गाय का या भैंस का, जिसे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे गाय का, बिकॉज वो पाचन शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है और सबको डाइजेस्टिव है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सबके लिए बहुत ही पौष्टिक रहता है, डाइजेस्टिव रहता है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम अगर फॉलो अप करते हैं तो हमें जिसे कहते हैं उसका कहीं ज़्यादा गुना बेनिफिट मिलता है। और जिसे बोलते हैं आयुर्वेदा में भी बोला है और योग में भी हम बोलते ही हैं कि जैसा आप खाएंगे वैसे आपकी प्रकृति बनेगी, राइट। तो ये बहुत ही सटीक चीज़ है जिसे नेगलेक्ट हम नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट आते हैं कि नहीं हम भी वो चीज़ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आती हैं, मगर आप जब आर्ग्यूमेंट करते हो तो आर्ग्यूमेंट से ही आप प्रूफ कर देते हो कि उस चीज़ का कितना आप पर असर है, क्योंकि सात्विक भोजन करने वाला कभी भी किसी चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करता, ये उसकी एक पहचान होती है। हालांकि वो चीज़ गलत होती है पर आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, वो उस चीज़ को सही समय पे बोलेगा, उसके अंदर उतना पेशेंस होगा, उतने विवेक बोलते हैं, विवेक ख्याति, राइट, जो हमारे पतंजलि में के चौथे अध्याय में शायद बोला है। तो विवेक ख्याति ऐसे ही नहीं आती, उसके लिए हमें योग अभ्यास करना ज़रूरी है। अगेन हम आध्यात्मिक रूप पर आ रहे हैं
कि कंटिन्यू प्रैक्टिस से हमें जो चीज़ें, हमें माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, उसको बैलेंस कैसे करना है, राइट, हर चीज़ को दृष्टा भाव से देखना है। और व्यूअर, दूरदर्शिता जिसे बोलते हैं, हर इंसान में ऐसे ही नहीं आ जाती, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। और अगर वो कैसे आता है, वो आपको लाइफ के जितने भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं उसके अनुभव के अकॉर्डिंगली आपको आते हैं, तो उसमें लगता है टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो योग ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर कंटिन्यूसली करते हैं, बचपन से करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है कि आप में वो विवेक विद इन 1 और 2 ईयर अगर कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करो तो वो विवेक आ जाता है कि आपको क्या चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है। लॉजिकली आप उसको देखते हैं, उसके पीछे क्या एग्जैक्टली बेनिफिट है। अगर मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए कितनी बेनिफिशियल है और सामने को वाले को कितना बेनिफिट देगी, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम वो चीज़ें करते हैं और ऑब्वियसली उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे ये एग्जाम्पल है एक कि हम खाना जैसे खाते हैं वैसा ही हमारा नेचर बनता है, एग्जाम्पल भी है और ये ट्रुथ भी है, राइट। तो उसको हमको फॉलो अप करना चाहिए, जो भी हमारी संस्कृति से मिला है, वो कल्चर, वो फूड हैबिट, वो संस्कृति, एवरीथिंग। क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसे ही नहीं बनी, हमारे विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, वो इलिटरेट नहीं थे, वो हमसे ज़्यादा ज्ञानवान थे, इसीलिए उन्होंने वेद, पुराण, अध्ययन जिसे बोलेंगे इतने सारे बनाए हैं जिसमें हर तरह का ट्रीटमेंट हमें मिलता है। आज बाहर से भी साइंटिस्ट अगर उनको किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना होता है, वो पहले स्टडी करने इंडिया आते हैं, हमारे वेदों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, उसे कनेक्ट को रिलेटेड करते हैं, उसके बाद वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कोरोना टाइम में भी सबसे पहला ट्रीटमेंट जिसे हम बोलेंगे हमारे इंडिया में हुआ कि सबसे ज़्यादा लेवल पे जिसे कहते हैं कोरोना से प्रिकॉशन लेने के लिए या जो ग्रस्त है इस रोग से उसको ठीक करने का जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया ने ही निकाला, राइट। तो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट कि हमारे वो जेनेटिक है, हमें उतना विवेक है, हमारे इंटेलिजेंस पावर उतने अच्छे हैं और हमारे थैंक गॉड के उन संस्कृति के जो आज भी हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वो चीज़ें बहुत ही जल्द अचीव करते हैं। और अगर हम देखा जाए सेकेंड एग्जांपल कि दुनिया में आज तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं वो मोस्टली 60% इंडिया से ही होते हैं। तो जैसे कहा कि આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ આમ તો કે જેવું અન્ન એવું મન, તો જેવો તમારો ખોરાક હશે એવું જ તમારા વિચારો હશે, यानी कि जैसा खाया वैसा पाया, सही है। तो हाँ, अभी खाने से ये भी एक सवाल प्रश्न उठता है कि जैसे हमारी अभी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, जनरली किसी को घर का खाने की जो हमारा सात्विक भोजन है किसी को आज पसंद नहीं आ रहा है, कहीं पे छोटे बच्चों को भी पसंद नहीं है। जैसे नॉर्मल हम दूध दे देते हैं तो बोलते हैं कि नहीं पीना है, कड़वा लगता है या फिर दूसरा कोई स्वाद आता है, तो उसमें कुछ फिर ऐसे मिलावटी हम कुछ भी हम बात तो नहीं करते कि सबका अपना अपना, लेकिन कुछ दूसरा डाल दिया कि जो पैकेटिंग चीज़ आती है वो डाल दी, तो उससे उसका स्वाद बनता है। तो ऐसी कई चीज़ें, और हमारे यंग जनरेशन में भी अब आज ऐसा हो गया है कि बस जब घर की सब्ज़ी रोटी खाते हो, दाल चावल खाते हो या खिचड़ी खाते हो, जो एक पौष्टिक आहार है हमारा, तो उनमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई किसी के साथ बात करने में भी उनको ऐसा हिचकिचाहट होती है कि यार घर में ऐसा खाना है, या फिर वो स्टैंडर्ड मानते हैं कि पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर हॉट डॉग, ये सब अभी एक स्टैंडर्ड हो गया है। तो इसके बारे में क्या अगर हम बात करें तो एक कितना हेल्दी या अनहेल्दी की हम बात करते हैं कि ये सही है या गलत है, तो आप बता सकते हैं। एक्चुअली नेगेटिव वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहूँगी, बट टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं रहा है, राइट। और पहले बहुत था, अगर किसी बच्चे ने भी, अगर वो 11-10 साल का है तो भी उसका इतना कंट्रोल होता था कि उसने अगर प्रण ले लिया कि मुझे आज शाम तक खाना नहीं खाना है तो वो नहीं खाएगा। दिस बिकॉज ऑफ योगिक प्रैक्टिस, डेली योगिक प्रैक्टिस जो गुरुकुल पद्धति में होती थी। ये बिना योग के क्लास कक्षा स्टार्ट ही नहीं होती थी। और आज क्या है
योग को खैर अभी मोदी जी ने लेके आए हैं, मगर उससे पहले हम योग को भूल ही चुके थे कि योग है चीज़ क्या, राइट। इवन आज भी मुझे दुख होता है ये जानकर कि लोगों को ये नहीं पता है कि पतंजलि है कौन। उन सबको आज तक यही पता है कि रामदेव जी का एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी है पतंजलि, उसका हमें आटा खाना है, उसके बिस्किट खाने हैं। मगर किसी को ये नहीं पता, किसी को नहीं, सॉरी, फ्यू ऑफ द पीपल्स, कि उनको आज भी नहीं पता कि पतंजलि एक्चुअली है कौन, जिसका मैंने डिफाइन किया ही है कि एक्चुअली है कौन। दिस इज द ऑथर ऑफ योग सूत्रास, राइट, जिन्होंने सूत्रबद्ध योग किया है योग को, राइट। क्योंकि पहले ओरली दीक्षा दी जाती थी, उसको सूत्रबद्ध नहीं था, तो इसलिए पतंजलि ने, वो भी एक योगी थे, उन्होंने उसको सूत्रबद्ध किया फॉर गाइडलाइन, ताकि ये सूत्रबद्ध हो जाए और सबको इसका ज्ञान मिल सके, ये कभी मिटे ना। अब रही मटेरियलिस्टिक लाइफ, जिसे आप बोलते हैं कि हमें जंक फूड टेस्टी लगता है या हम इसको अपना स्टैंडर्ड मानते हैं, तो दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर मिथ, राइट। हम मिथ में जीते हैं, राइट। क्योंकि हम क्या है ना, मिथ में ही जीकर अपने साइकोलॉजिकल बीमारियों को अपने शरीर में ले आते हैं, इन्विटेशन देते हैं मिथ में जीकर। ये हम सोच रहे हैं ये अच्छा है, मगर एग्जैक्टली नहीं है, राइट। सभी जानते हैं कि वो अच्छा नहीं है। आप घर में अगर आपकी मम्मी या कोई भी व्हाटएवर आपको ताज़ा खाना बना के दे रही है, जो उसके न्यूट्रिशन, विटामिन्स, कैल्शियम, जो उस प्रोडक्ट से आपके बॉडी में जाएगा, उसका असर एक अलग ही होता है, जो आपको पूरी रूप से हेल्दी करता है, राइट, जहाँ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और एक आप जो सड़ा हुआ आटा जिसे बोलेंगे इन स्ट्रेट वे, उसका आप रोटी, जिसे बोलते हैं हम पिज़्ज़ा, राइट, वो हम खाने जाते हैं। वो भी कितना कॉस्टली, 300, 350, 400 से कम का नहीं आता कहीं पे भी आप जाएं, राइट। जैसे ये आटा हो गया, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है कि इसको पचने में भी बहुत टाइम लगता है, डाइजेस्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है, तो कितना होता है, राइट। अगर आप मैदे की और पिज़्ज़ा की बात करें, जो मोस्टली मैदे से ही बनते हैं, क्योंकि आटा बहुत मेरे ख्याल से घर पे ही लोग यूज़ करते, नहीं तो मैदे की रोटियां ही होती हैं। तो एक मैदे को साइंटिफिकली प्रूफ किया गया कि 36 आवर्स लगते हैं डाइजेशन होने में, 3 दिन, राइट। आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को सोचिए कि आपकी नर्व है, पाइपलाइन जो आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है, इसका काम क्या है, यहाँ से आपने च्यूइंग किया, अंदर गया, अब इसका प्रोसेस चालू हो जाता है स्टमक का, जूसेस आते हैं, वो डाइजेस्ट करता है, तब उसकी विटामिन, न्यूट्रिशन कन्वर्ट होकर इन लिक्विड फॉर्म आपके सेल्स तक जाते हैं, जो आपको हेल्दी करते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस हमारे मैकेनिज्म बॉडी का है। अब जब वो मैदा, एक तो उसमें कुछ भी नहीं है, ना विटामिन है, न्यूट्रिशन है, ये सब नहीं, और सड़ा दिया है उसको, तो ऑब्वियसली उसमें कोई भी चीज़ नहीं है। तो और ऊपर से हमारे वो 36 आवर्स नर्व में पड़ा हुआ है। मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, आपका घर की पाइपलाइन है पानी की, और आपने बीच में से उसमें कुछ चीज़, या आगे से भी उसमें कुछ चीज़ घुसा दी, डाल दिया, और फिर उसमें आपने थोड़ा बहुत पानी भी लिया। अब आप दोबारा उसमें अगर पानी फ्लो करना चाहोगे तो वो फ्लो होगा? नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ब्लॉक आ गया। सेकंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग जो सोचने वाली बात है कि 3 दिन तक वो ड्रेन नहीं हुआ, एलिमिनेट नहीं हुआ हमारी बॉडी में से, और हम रेगुलरली कंटिन्यूसली खाए जा रहे हैं, राइट। तो ब्लॉक बन गया। जो आपने खाया था और खा रही हैं वो कंटिन्यूसली आप खाते चले जा रहे हैं, तो पता है क्या होता है, जो खाया है और जो खाया था दोनों ही अंदर जाके सड़ जाता है। बहुत ऐड भी आए हैं, और इसके एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दूंगी कि जब फूड अंदर सड़ जाता है और गलत जैसे कहते हैं केमिकल सीक्रेट होते हैं उससे, तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सबसे पहले होती है, राइट। सेकंड थिंग, आपका मूड स्विंग होने लग जाता है।
गैस की वजह से ये होता है। हाँ, ये सारी चीजें उसी, क्योंकि वो जो सड़ गया ना तो उससे गलत केमिकल्स आपकी बॉडी में सीक्रेट हो रहे हैं, राइट, उसकी वजह से। सेकेंड थिंग कि आपको अनईजी फील होगा, फैट बढ़ेगा, ठीक, और जो आपका नेचुरल नर्व्स का जो शेप है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो उससे क्या, आप ओबीज हो जाओगे, राइट। हाँ, ऑब्वियसली, सिंपल थिंग भाई, उसको बाहर जाने का रास्ता कहीं मिल नहीं रहा है, आप खा जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो वो उसको तो कहीं ना जगह बनाएगा, तो ऑब्वियसली आप ओबीज हो जाते हो। तो ये बहुत ही लॉजिकली और सोचने वाली चीज़ें हैं, फिर भी हमारी महानता ये होती है कि हम उसे कंटिन्यूसली रखते हैं। तो अभी आयुर्वेदा के हिसाब से हमें बताया जाता है कि अगर आपने आज रात, मतलब आज पूरे दिन में जो खाना खाया है, राइट, तो दूसरे दिन हमारी आदत होती है कि हम उसे ड्रेन करने के लिए, वॉश आउट करने के लिए हम वॉशरूम जाते हैं, और यह अच्छी आदत है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो तब तक खाना नहीं खाइए जब तक वो एनिमलेट नहीं हो जाता, निकल नहीं जाता, वॉश आउट नहीं हो जाता, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि वो रुकेगा, फिर आप ओबीज बनोगे, आपको मूड स्विंग होगा, इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, मतलब आपको पता नहीं चलता कि आपका बिहेवियर किस तरह से ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम हैबिट डाल रहे हैं अपनी, वो ये ना सोच के डालें कि कोई हमें क्या सोचेगा कि मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, या मैं 5 स्टार होटल में बैठ के मैं मैदे की कोई चीज़ नहीं खा रही, वॉट एवर, चाहे वो कोई भी हो, नूडल्स हुए, मैगी हुई, वॉट एक्सेट्रा, पास्ता हुआ। तो इट्स नॉट अपॉन, इससे आपका कोई भी कैरेक्टर जज नहीं कर सकता, आपकी पर्सनालिटी को कोई भी डाउन नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो वेरी सिंपल थिंग फॉर दैट पर्सन कि उसका मैच्योरिटी लेवल, उसका सोच कहाँ तक है, वो आपको पॉइंट आउट नहीं करता, वो अपने आप को पॉइंट आउट करता है। दिस इज अ बिग थिंग फॉर दैट, फॉर दोज पीपल हु थिंकिंग के मेरा स्टैंडर्ड क्या जाएगा। कभी भी स्टैंडर्ड के लिए नहीं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जीना होता है, क्योंकि आपको वहाँ से पहचाना जाता है जहाँ से आप हो, और आप कहाँ से हो, आपका करेक्टर, आपके नॉलेज, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट, ये आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप पे करते हैं, ना कि ये कि आप एक टॉल हैंडसम बॉडी शेप लेके आप खड़े हो किसी के सामने एंड यू ड्रिंकिंग एट द फ्रंट ऑफ द अदर्स। दिस इज नॉट अ पर्सनालिटी, राइट? बट लेकिन अभी मान चुके हैं जी, ऐसा मान चुके हैं। दिस इज अ मिथ, और मिथ को तो दूर करना ही है जब तक। और अगर अब मैं साइंटिफिकली इसको चीज़ को लेके चलूँ, इस मिथ के कारण ही हम अपनी लाइफ को खुद वर्स्ट पोजीशन में ले आते हैं। लाइक आई गिव यू करंट एग्जांपल, सुशांत सिंह। आई एम नॉट ब्लेमिंग कि उसकी कंडीशन क्या थी, बिकॉज एग्जैक्टली हम नहीं जान सकते कि उस बंदे की क्या कंडीशन थी, बिकॉज ये वही जान सकता है जिस पे बीता हुआ होता है। बट वहाँ उस इंसान को सपोर्ट करने वाला, उसको जानने वाला, उसकी बातें सुनने वाला, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने वाला एक इंसान चाहिए था, जो शायद उसको नहीं मिला। बिकॉज क्या होता है कि जब हमको कोई इंसान बोलता है कि तुम गंदे हो, एक बार बोलो इट्स ओके, हम नेगलेक्ट करते हैं, 3 बार तक करते हैं, मगर कंटिन्यूसली जब उस चीज़ों का रिपीटिशन होता है तो एक बार के लिए ऐसी पोजीशन आती है कि हम उसको रियली अपनी लाइफ में रियलाइज करते हैं, हम ऐसा फील करने लगते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ, आई एम लाइक दैट ओनली। तो यही कंडीशन शायद सुशांत के साथ हुई थी, सुशांत सिंह के साथ, कि उसने ऐसा अपने आप को रियलाइज कर लिया था, अपने कैरेक्टर में ना होते हुए भी उसने ढाल लिया, जबकि वो एक बहुत ही एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा एक्टर था, फिर भी उसके साथ ऐसा किया हुआ क्योंकि उसका मोरल लेवल बहुत डाउन हो गया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा, राइट? तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे करें? अगेन वी कम ऑन आवर योगिक प्रैक्टिस। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बढ़ता है, बिकॉज स्वाध्याय, आप खुद जानते हो कि आप क्या हो, और आपको जब आप खुद को जानते हो तो किसी और की जरूरत नहीं होती कि कोई आपको डिफाइन करे, राइट?
क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के रचयिता हो, कोई और नहीं। कोई अगर शेर को अगर गधा बोले तो वो गधा नहीं हो जाता, शेर शेर ही रहता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। दैट्स इट। गुस्सा हो कि अगर गधे के पीछे दौड़े तो बिल्कुल नहीं, और शेर कभी ऐसा करता भी नहीं, बिकॉज उसका स्वाध्याय बहुत अच्छा है। क्योंकि लोमड़ी आती है उसके पास, बहुत सारी चालाकियाँ करके जाती है, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉग आता है, भिड़ी आता है, बहुत सारे आते हैं, उसको चैलेंज देकर जाते हैं, बट उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शिकार तभी करता है जब उसको भूख होती है, बिकॉज ही नोस कि हु एम आई, मेरी पावर क्या है, मेरी पावर क्या है। क्योंकि अगर वो कहने वाले इतने ही पावरफुल होते तो शेर की जगह जाके, उसकी केव में जाके उसका शिकार करते। वो केवल पॉइंट आउट करते हैं, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने नहीं आ सकते, इसीलिए आपके पीछे हाँ, ये हमेशा आप ये सोचिए, जब कोई आपको कुछ भी डिप्रेशन में लेके आता है, पॉइंट आउट करता है कि इसके पीछे इसका रीजन क्या है, व्हाई ही इज दैट पर्सन इज पॉइंट आउट टू मी, वो मुझे क्यों नीचे दिखाना चाह रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने उसकी पर्सनैलिटी को डाउन कर दिया। इसलिए वो ये नहीं चाहता कि ये बंदा मुझे क्रॉस करके आगे निकले, इसलिए वो आपको डाउन कर रहा है। क्योंकि रियल लाइफ के अचीवर वो होते हैं जो कभी किसी को डाउन नहीं करते, बल्कि हर इंसान को अपने साथ लेके हर गोल को सेट करते हैं और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो बिल्कुल एक सही बात बोली है कि आपकी लाइफ के आप हीरो हो। आपकी लाइफ क्या है, आप क्या हो, वो आप ખુદ સ્વ અધ્યય से જાણો। તો અહીંયા હું થોડું મૂવ કરીશ હવે કે જે પણ આપણે છીએ, આપણું વ્યક્તિત્વ છે એ પોતે જાણવું જોઈએ અને એમાંથી જ આપણે આપણી જાતને શોધવી જોઈએ કે આપણે શું છીએ, આપણે શું કરી શકીએ છીએ। બાકી જીવનમાં ઘણા ચડાવ ઉતાર દરેક લોકોને આવતા હોય છે અને હા, એક સારું અને સ્વસ્થ જીવન જીવવા માટે જેમ એમને કીધું, આપણો પાયો કે જે આપણા શાસ્ત્રો છે, આપણો ધર્મ છે, એ આપણે પકડી રાખશું ત્યારે જ આપણે આગળ વધીશું। ક્યાંક ને ક્યાંક સફળ વ્યક્તિઓના મૂળમાં પણ તમે જોશો, એમના મૂળ મંત્રોમાં પણ જોશો તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ સિદ્ધાંત છુપાયેલો છે। તો આ સાથે જ હવે આપણે પ્રેરણાબેનનો વધારે સમય નહીં લઈએ અને આપણે એમનો આભાર માનીશું कि प्रेरणा जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम को आपका समय दिया और हमारे दर्शकों को भी आपने बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन दिया हेल्दी रहने का, कि रूटीन लाइफ में भी हम किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं तो फॉलो करूँगा और साथ साथ दर्शक भी फॉलो करेंगे। तो बस इसी के साथ मैं फिर से आपका एक बार धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ। और बस दोस्तों, फिर कभी ऐसे ही हम एक नया कुछ आपके लिए जो हमारी सेहत के लिए, हमारे करियर के लिए अच्छा है, उस तरीके से कुछ पेश करेंगे। और उसी के साथ मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद।